मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। महाराज, आपका तर्क सही है। पन्नालाल, झूठा लुटेरा और विश्वगुरु की जेड नीडल स्वॉर्ड तकनीक, ये सभी माया वंश में भी प्रसिद्ध हैं। बिखरे हुए साधकों की तो बात ही छोड़िए। उनमें से किसी एक का सामना करने पर मैं नहीं डरूंगा। एक साथ दो का सामना करने पर मैं पूरी ताकत से भी जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर सकता हूं, लेकिन सात एक साथ हमला कर रहे हैं। यहां तक कि हॉल मास्टर तूफान को भी भागना पड़ेगा। मेघरथ ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे काला बाजार से बाहर निकलते ही हमला करने की हिम्मत कर लेते थे। इन व्यक्तियों में वाकई ऐसी क्षमताएं थीं। सुमन की आंखें चमक उठीं। भुवनेश्वर पहले ही राजकुमार के साथ लड़ाई के बाद घायल हो चुके थे। उस मोटे आदमी को बचाने की कोशिश करना इतना आसान नहीं होगा। मेघरथ ने स्वीकृति में घुरघुराहट की और बातचीत जारी रखने का इरादा किया। तभी एक घुड़सवार तेजी से उसके पास आया। सुनहरे कवच पहने एक गार्ड उतरा और घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने इसे सम्राट के गोल्डन गार्ड के सदस्य के रूप में पहचाना। उनमें से हर एक के पास 7 सितारा लेवल की ताकत थी, जो उन्हें सच्चा कुलीन बनाती थी। उनके तत्काल आगमन ने स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण समाचार का संकेत दिया। महाराज, सबसे पहले हम विदा लेंगे। कोई जरूरत नहीं। यह वह व्यक्ति है जिसे मैंने भुवनेश्वर का पता लगाने के लिए भेजा था। मेघ ने अपना हाथ हिलाया और हैरान भाव से गोल्डन गार्ड की ओर मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि उसका पीछा करते रहो। तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? गार्ड ने सिर झुकाया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। महाराज, यह मेरी विफलता है। मैंने उसे खो दिया। मेघ ने भौहें सिकोड़ी। विस्तार से समझाओ, गोल्डन गार्ड ने जल्दी से कहा। एल्डर भुवनेश्वर ने ब्लैक मार्केट के स्टीवर्ड को धोखा दिया, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सका। मैंने अपनी सांस रोक ली और पानी के नीचे उसका पीछा किया। मैं उसे किनारे तक ट्रैक करता रहा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद भुवनेश्वर ने अचानक गति बढ़ा दी और मैं उसे खो बैठा। मेघ की नाराजगी और भी बढ़ गई। उसका रास्ता शहर की ओर ही होगा। अगर तुम उसका पीछा करते रहोगे तो तुम्हें अंततः सुराग मिल ही जाएगा। इतनी जल्दी वापस क्यों लौटना? गोल्डन गार्ड ने आगे कहा। महाराज, मैंने उसका शहर में पीछा किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर मैंने देखा कि हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। विश्वगुरु, लंगड़ा लुटेरा
पन्नालाल और अन्य सभी सातों मर चुके थे। यह जानते हुए कि यह गंभीर था, मैं रिपोर्ट करने के लिए वापस भागा। मृत? मेघ दंग रह गया। तुम्हारा मतलब है कि मोटे आदमी पर हमला करने वाले 7 बिखरे हुए साधक न केवल असफल हुए बल्कि सभी मारे गए? हाँ, गोल्डन गार्ड ने बताया। जब एल्डरलिंग मेरी नजरों से ओझल हुए थे, तब से लेकर जब मैंने उनके शव देखे, तब तक 100 से भी कम सांसें गुजरी थीं। मैंने ध्यान से जांच की, 7 एक्सपर्ट एक साथ मारे गए थे। पहली और आखिरी मौत एक दूसरे से 10 सांसों के भीतर हुई थी। मेघ का दिमाग घूम गया। वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसके बगल में मेघरथ भी उतना ही हिल गया था। कुछ ही क्षण पहले वे इस बात पर सहमत हुए थे कि भले ही 7 हमलावर अपने लक्ष्य पर कब्जा न कर पाएं, लेकिन बिना किसी नुकसान के पीछे हटना कोई समस्या नहीं होगी। अब ये 7 9वें स्तर के ओरिजिन कोर क्षेत्र के एक्सपर्ट थे। शाही महल पर हमला करने में भी उन्हें कम से कम 1 घंटा लग जाता, जिसमें अनगिनत लोग हताहत होते। फिर भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने 10 सांस भी नहीं टिक पाते। रास्ता दिखाओ, मुझे यह खुद देखना होगा। मेघ ने अभी भी अविश्वासपूर्वक अपना हाथ हिलाया। मेघरथ ने उनका पीछा किया। जल्द ही वे उस गली में पहुंच गए जहां लड़ाई हुई थी। जमीन पर खून अभी जमना बाकी था। 7 एक्सपर्ट अस्त व्यस्त पड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, मानो वे अपने अंतिम क्षणों में भी अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों को कंधे पर वार करके कुचल दिया गया। इन दोनों को तलवार की ऊर्जा से मारा गया। मास्टर मियाओलियन अपनी जेड नीडल स्वॉर्ड तकनीक का उपयोग करने के बाद ब्लेड की ऊर्जा से घायल हो गईं, जिसने उनकी आत्मा को अलग कर दिया। मेघ धीरे धीरे शवों के पास से गुजरा और मौत के कारणों का विश्लेषण करने लगा। 10 सांसों की तो बात ही छोड़िए, शायद 5 भी नहीं थीं। सभी 7 एक्सपर्ट मारे गए। मेघरथ कांप उठा। इससे पहले उसने सोचा था कि उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है कि वह प्रयास करके उसे पकड़ सकता है, लेकिन अब उसके ये भ्रम पूरी तरह से टूट चुके थे। यह कोई छोटा अंतर नहीं था, यह एक दुर्गम खाई थी। हमें एल्डर भुवनेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। मेघ को भी डर की लहर महसूस हुई। शुक्र है कि पहले उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, अन्यथा सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती। घोड़े पर सवार होकर विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए दूर जाने का इशारा किया। पन्नालाल और अन्य लोगों को मारकर उसने उनकी लाशें लूट लीं। फिर भी उनकी संयुक्त संपत्ति मुश्किल से 10 लाख सोर्स कॉइन के बराबर थी। वास्तव में दरिद्रता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने डकैती का सहारा लिया। अपने घर वापस आकर विपिन ने नो नीड हॉल से प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियां लुओरुऑक्सी और अन्य लोगों में वितरित की। फिर उसने आरव को बुलाया। हालांकि आरव ने कुछ ही दिनों से साधना की थी, लेकिन उसके पास प्रचुर संसाधन थे। फिर भी वह पहले ही ओरिजिन कोर के 4थे लेवल तक पहुंच चुका था। अपने टीचर को अकेले में बुलाते हुए देखकर वह उलझन में लग रहा था। मैंने हाल ही में ईश्वर का पागलपन नाम की एक भाला तकनीक सीखी है। मैं इसे तुम्हें सिखाऊंगा। विपिन ने आरव के भाले को पकड़ा और तेजी से वार किया। भाला एक उल्का पिंड की तरह आगे बढ़ा और एक तेल के दीपक के सामने रुक गया।
लेकिन उसकी लौ बुझी नहीं, यहां तक कि उसे टिमटिमाने भी नहीं दिया। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह दीपक बुझा सकता था या भाले से सटीक निशाना भेज सकता था, लेकिन लौ को विचलित किए बिना इतनी गति से चलना उसके लिए अकल्पनीय था। यदि यह स्वर्ग में होता तो स्पेस को मोड़कर ऐसी सटीकता प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन उनके टीचर ने कोई स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं किया था, जिससे वह चकित रह गए। विपिन ने भाला वापस खींच लिया। यह एक भाग्य मार्शल आर्ट टेक्निक है। आरव ने उत्सुकता से देखा। विपिन ने समझाया, अस्तित्व में हर चीज जन्म से लेकर मृत्यु तक भाग्य से बंधी हुई है। उदाहरण के लिए, अगर तुम करीमनगर में मेरी क्लास में नहीं आए होते तो यहां स्रोत दुनिया में होने के बजाय आप संभवतः 6 फीट नीचे दबे होते। आरव ने सिर हिलाया। आकाश का समय प्रवाह मास्टर टीचर महाद्वीप से बहुत अलग था। जो वहां 5 साल जैसा लगता था, वह यहां सहस्राब्दियों के बराबर था। विपिन के मार्गदर्शन के बिना वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। विपिन ने आगे कहा, भाग्य अमूर्त है, फिर भी उसे नकारा नहीं जा सकता। यह नियति को आकार देता है। कुछ लोग चट्टानों से गिरने पर मामूली चोटों के साथ बच जाते हैं, जबकि अन्य साधारण गलतियों से मर जाते हैं। जिस क्षण मैंने भाला फेंका, मैंने दीपक का भाग्य निर्धारित कर दिया था। न बुझना और न ही डगमगाना। चाहे प्रहार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परिणाम पहले से ही तय था। आरव समझ गया। भाग्य अदृश्य होते हुए भी वास्तविक था। अपने स्टूडेंट को समझ में आते देख विपिन ने उसे ईश्वर की पागलपन भाला तकनीक सिखाई। आरव की अपेक्षाकृत कम साधना के बावजूद एक्सपर्ट के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें आधे घंटे के भीतर इसमें महारत हासिल करने में सक्षम बनाया। पहले तो दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था, लेकिन अभ्यास के साथ यह पूरी तरह से डगमगाना बंद हो गया। जैसे ही आरव ने तकनीक को निपुण किया, विपिन ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। बहती हुई प्रकाश धारा किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के जलधारा से प्रतिस्पर्धा करने लगी, जिसके निर्माण के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हजारों धागों की आवश्यकता थी। यह स्वर्ग के भाग्य का दूसरा लेवल है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। विपिन आश्चर्यचकित था। आरव को सिखाकर उसने अप्रत्याशित रूप से खुद साधना में प्रगति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने महसूस किया कि क्यों स्वर्ग के मास्टर स्टूडेंट को ट्रेन करने पर जोर देते थे। स्वर्ग की भाग्य टेक्निक सिखाने से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए। यद्यपि प्राप्त ऊर्जा केवल उसके स्वर्गीय भाग्य धाराओं को ही बढ़ा सकती थी, यह उसकी शक्ति में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए पर्याप्त थी। उत्साहित होकर विपिन ने और अधिक शिष्यों को और अधिक तकनीकें सिखाने का संकल्प लिया। अपनी धाराओं को बढ़ाने से वह तेजी से आगे बढ़ सकेगा, संभवतः दक्ष रैंक के पीक तक पहुंच सकेगा। दूसरों को इकट्ठा करके विपिन ने किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक सिखाना शुरू किया। यह देखने के इरादे से
कि कौन इसमें महारत हासिल कर सकता है। कुछ ही देर में मोहन जल्दी से अंदर आ गया। यंग मास्टर, डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर तूफान आपसे मिलने आए हैं। वे रिसेप्शन हॉल में इंतजार कर रहे हैं। विपिन ने सिर हिलाया। अपनी वापसी को छिपाने का फैसला न करने के कारण वह तूफान की यात्रा से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने अपने शिष्यों को तूफान से मिलने जाने से पहले अभ्यास जारी रखने का निर्देश दिया। हॉल में तूफान और ऑडिन एक दूसरे के सामने बैठे थे। जब विपिन वहां आया तो ऑडिन खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठियां बांध लीं। एल्डर भुवनेश्वर, ओह नहीं, वाइस हॉल मास्टर, मुझे अपनी शुरुआती बधाई देने दें। वाइस हॉल मास्टर? विपिन हैरान था। तूफान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमने पहले ही एल्डर काउंसिल की बैठक आयोजित कर ली है और आपको वाइस हॉल मास्टर के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। यह आपका नियुक्ति पत्र है। अब से आप और वाइस हॉल मास्टर ऑडिन संयुक्त रूप से हान युआन शहर में डेस्टिनी हॉल का प्रबंधन करेंगे। आइए इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। नियुक्ति पत्र लेते हुए विपिन के चेहरे पर उत्साह दिखा। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर। अगर आपने मुझे गोलियां नहीं दी होती तो मैं इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाता। यही मुझे करना चाहिए। तूफान ने उसे बीच में रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी अभिव्यक्ति उम्मीद से भरी हुई थी। तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। सच कहूं तो मैं अगले साल हॉल मास्टर के पद से हटने की योजना बना रहा हूं। उसके बाद डेस्टिनी हॉल तुम दोनों पर निर्भर करेगा। विपिन दंग रह गया। हॉल मास्टर, आप अभी भी जवान हैं। तूफान ने अपना सिर हिलाया। सालों से मैं एक उच्च क्षेत्र में जाना चाहता था, लेकिन मैं साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत सारे तुच्छ मामलों में बंधा हुआ हूं। अब जब आपको सफलता मिल गई है और डेस्टिनी हॉल को अब कोई चिंता नहीं है, तो मुझे इस पद पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं आप दोनों के हर काम का मूल्यांकन करूंगा। एक बार जब मैं पद छोड़ दूंगा तो अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति हॉल मास्टर बन जाएगा। ऑडिन और विपिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ सिर हिलाया। समझ गया। तूफान ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भुवनेश्वर, तुमने जो किताबें मांगी थीं वे तैयार हैं। वे डेस्टिनी हॉल की तीसरी मंजिल पर हैं। अब जब तुम वाइस हॉल मास्टर हो तो तुम उन्हें देखने के योग्य हो। मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। इसके साथ ही तूफान और ऑडिन जाने के लिए मुड़े। कुछ कदम चलने के बाद विपिन ने तूफान की आवाज सुनी। भुवनेश्वर, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर उम्मीदवार हो। मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि तुम मेरी जगह लोगे। अगर तुम वाइस हॉल मास्टर नहीं बनते तो मैं शायद कुछ और साल टिक पाता। विपिन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आपके भरोसे और पालन पोषण के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर। हम कड़ी मेहनत करो। हान जियाओ ने बोलना समाप्त किया और हॉल से बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद विपिन ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की धाराओं को शून्य से बहते हुए और उसके शरीर में प्रवेश करते हुए देखा, हालांकि बड़ी मात्रा में नहीं। भाग्य का संतुलन एक बार फिर बहाल हो गया। विपिन ने इसे आत्मसात नहीं किया। इसके बजाय वह बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ गया और बोला, मैं डेस्टिनी हॉल जा रहा हूं। डेस्टिनी हॉल की लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर उसे तूफान द्वारा बताई गई किताबें मिली। वे सभी सोर्स पूल दायरे के 9वें स्तर के थे, घनी तरह से भरे हुए, कुल मिलाकर 200 से 300 खंड। अपनी उंगलियों को रीढ़ पर चलाते हुए उसने उन सभी को स्वर्ग की लाइब्रेरी में एकत्र किया। अब जब पुस्तकें पर्याप्त हो गईं, तो उसने स्वर्ग के ऑर्डर की क्षमता का उपयोग करके दक्ष रैंक के लिए सफलतापूर्वक एक साधना तकनीक बनाई। सड़क पर विश्वगुरु और अन्य लोगों की लाशें हटा दी गई थीं। पहले जो अराजक दृश्य था वह अब ताजी मिट्टी की खुशबू से भर गया था, मानो लड़ाई कभी हुई ही न हो। महाराज, अथर्वराज और कालराज पहले से ही अपने रास्ते पर हैं और कल दोपहर तक शाही राजधानी में पहुंच जाएंगे। एक स्वर्ण बख्तरबंद गार्ड पास आया। मेघ ने सिर हिलाया। अथर्वराज और कालराज,
व्हाइट रॉक सिटी के नगर स्वामी और डीन? सुमन ने उत्सुकता से बगल से पूछा। मेघ ने सिर हिलाया। उसके पिता विजय लंबे समय तक व्हाइट रॉक सिटी में थे और हाल ही में वहां लौटे थे, इसलिए वह वहां से काफी परिचित थी। मेघ ने उत्तर दिया। भुवनेश्वर के व्हाइट रॉक सिटी से लौटने के बाद उसका लेवल अचानक बढ़ गई और उसके कार्य पहले से पूरी तरह से अलग हो गए। मुझे संदेह है कि कोई और उसका प्रतिरूपण कर रहा है। मेरी जांच के आधार पर विपिन नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इस दौरान व्हाइट रॉक सिटी में दिखाई दिया और दोनों जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। मैं इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाना चाहता हूं। सुमन ने भौहें चढ़ा दी। विपिन? मेघ ने देखा। राजकुमारी उसे जानती है? सुमन ने सिर हिलाया। मैं इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से पहले भी मिल चुकी हूं। उनकी चिकित्सा कौशल असाधारण है। मेरे पिता उनकी वजह से मौत के कगार से बच गए थे। मेघ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शाही परिवार ने दर्जनों शीर्ष डॉक्टर को बुलाया और कोई भी विजय को ठीक नहीं कर सका। यह व्यक्ति सफल हुआ? क्या हुआ? क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? यह हुआ, मेरे पिता को पता था कि उनकी बीमारी लाइलाज है, इसलिए वे व्हाइट रॉक सिटी लौट आए। जब तक मैं पहुंचा तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सुमन ने अपना अनुभव विस्तार से बताया। उसकी कहानी सुनने के बाद मेघ और मेघरथ ने अविश्वास भरी नजरों का आदान प्रदान किया। किसी ऐसे व्यक्ति को पुनर्जीवित करना जिसकी सांसें पहले ही बंद हो चुकी हों, ऐसे कौशल असाधारण से भी परे थे। भाई, क्या आपको संदेह है भुवनेश्वर छद्म रूप में विपिन है? मेघरथ ने पूछा। मेघ ने सिर हिलाया। बिल्कुल। अचानक व्यक्तित्व परिवर्तन असामान्य नहीं है, लेकिन इस तरह के कठोर परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ हैं। उदाहरण के लिए, क्या बूढ़ा भुवनेश्वर आपके साथ युद्ध करने के लिए सहमत होगा? और जब उसका सामना पन्ना लाल और अन्य लोगों से होगा, तो क्या वह उन सभी को मार देगा जिससे कोई भी जीवित न बचे? मेघरथ चुप हो गया। भुवनेश्वर की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन शहर में उसकी प्रतिष्ठा हमेशा औसत दर्जे की रही थी। हाल की घटनाएं वीरता और निर्णायकता से भरी हुई थीं, जो उसके पहले वाले व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग थी। इसका कोई मतलब नहीं है। एक पल की चुप्पी के बाद मेघरथ ने कहा, अगर यह एक भेष है तो वह किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? यह सबसे बड़ी खामी थी। स्वर्ग की भाग्य तकनीकें केवल अवलोकन से नहीं सीखी जा सकती। केवल वे ही भाग्य लॉक को खोल सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं जिन्हें धारक पहचानता है। इस प्रकार, जबकि कोई व्यक्ति किसी अन्य का रूप धारण करने के लिए छद्मवेश का उपयोग कर सकता है, वहीं भाग्य टेक्निक के प्रयोग से उनका तुरंत पर्दाफाश हो जाएगा। मेघ ने कहा, क्या आपने राक्षस के बारे में सुना है? बेशक। कहा जाता है कि वे स्वर्गीय पैटर्न को बाधित करते हैं और पूर्व निर्धारित भाग्य को बदलते हैं, जिसे डेस्टिनी हॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि विपिन एक राक्षस हो सकता है?